अस्सलाम वालेकुम जी। वही हुआ जो पाकिस्तान टीम से एक्सपेक्टेशंस थी। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की बी टीम से हार गया। मतलब यार, ना रबाडा था, ना जेंसन था, ना महाराज था। यार उनके तो बॉलर्स ही नहीं थे, आपसे चेज ही नहीं हुआ, आपसे मैनेजमेंट नहीं हुई। ओवरऑल कप्तानी वाइज फील्ड में उसने, रिजवान ने बड़ी अच्छी कोशिश की क्योंकि वो विकेटों के लिए जा रहा था। जो चीज़ पॉजिटिव है वो पॉजिटिव है, लेकिन क्या बुरी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान टीम की। लेके जा रहे थे, कोई सर पैर चेस का नज़र नहीं आया। ठीक है, इस कंडीशंस के ऊपर चेस करना आसान नहीं है। हालांकि साउथ अफ्रीका से इंडिया का भी इधर मैच हुआ था, इंडिया ने पहली इनिंग में 200 मारा और फिर 140 साउथ अफ्रीका ने बनाया था। लेकिन हम इंडिया और साउथ की बात नहीं करेंगे, आज के मैच की बात करेंगे। चेज इस ग्राउंड के ऊपर 170 से ऊपर कोई भी टोटल होता तो बहुत मुश्किल होता है सेकेंड इनिंग्स में चेस करना। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो थी वो ये थी कि आप ये देखो कि जो डिग्री स्विंग का है वो सेकेंड इनिंग के अंदर 1.1 डिग्री की स्विंग हुई है। और जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था फर्स्ट इनिंग में तो 0.5 यानी कि डबल से भी ज़्यादा का फ़र्क है। तो ये तो ग्राउंड कंडीशंस थी, लेकिन जो मेन बात है कि पाकिस्तान हारा क्यों है, कल्प्रिट्स कौन है, वो तीन बंदे हैं मेरे हिसाब से। अभी हालांकि मैच चल रहा है, मैच अख्ताम नहीं हुआ, लेकिन मैंने पहले ही, मुझे आइडिया हो गया कि पाकिस्तान का रिजल्ट क्या निकलेगा। तो मैं आपको डायरेक्टली कल्प्रिट्स की तरफ आता हूँ। आपको स्क्रीन शो हो रही है जी? हो रही है। तो कल्प्रिट्स क्या आते हैं? पहले तो जी समझ ही नहीं आई इन्हें चेस करने की। 184 का टारगेट इन्होंने ऐसे बना के रखा है जैसे कोई पता नहीं कौन सा पहाड़ था। हाँ, कमेंटेटर्स या एनालिस्ट कहते हैं पहाड़ था भी, क्योंकि 170 इस विकेट के ऊपर चेस करना सेकंड इनिंग में मुश्किल नहीं था। लेकिन शायद एंड के अंदर रिजवान से बॉलर्स की मैनेजमेंट सही नहीं हुई। साइम अयूब का एक आध ओवर निकाल के, क्योंकि जब आप साइम अयूब को रख रहे हो वो बैटिंग में तो कुछ भी नहीं कर रहा ना। ठीक है, उसका चट्टा कट्टा ये देख लें आप, मैं कितनी हज़ारों दफ़ा वो शेयर कर चुका हूँ। ये है साइम अयूब। और साइम अयूब की बैटिंग का चट्टा कट्टा मैं कब से शेयर करता फिर रहा हूँ कि यार ये बंदा बैटिंग में तो कुछ भी नहीं करता, लेकिन ये है कि इसकी बॉलिंग से ज़रूर इसका फ़ायदा उठाना चाहिए था, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेटली इन्होंने नहीं उठाया। क्योंकि T20 रैकेट तो साइम अयूब का बिल्कुल सबके सामने है। उस बंदे ने 24 इनिंग्स के अंदर एक 50 नहीं बनाई। आज पॉजिटिव इंटेंट के साथ वो आया, ठीक है, लेकिन हलवे वाली बॉलें उसके मुंह पे मिलती रही तो वो मारता रहा, वैसे उसने कुछ नहीं किया। एक दो शॉटें वही, जिस तरह नो लुक शॉट, एक एलिगेंट शॉट्स मारता है, उसके अलावा उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं। बाप ये देखो, आज भी अच्छा भला सेट हुआ। जैसे ही 6 ओवर बाउंड्री खुली, पावर प्ले ख़त्म हुआ, हाथ में कैच पकड़ा दिया। देखिए 31, 36, 24, 17, 6, 7। तो मेन कल्प्रिट मेरे हिसाब से आज की लूजिंग का साइम अयूब है। कि आप इसको चुप, यार खुद सोचो ना यार। मेरा ख्याल है किसी औरत को भी अगर आप इस लेवल की ट्रेनिंग, प्रोफेशनल लेवल की आप ट्रेनिंग दोगे ना, कि जिस तरह से एनसी एकेडमी और कोचेस और ये हाई फाई इतनी सारी मतलब आसाइशें और सारी कोचेस और प्रैक्टिसेस दोगे किसी भी औरत को, मर्द की बात नहीं कर रहा, और 24 मैचेस का टाइम दोगे कि यार 24 मैचेस में से एक 50, मेरा ख्याल है अगर कोई थोड़ी सी भी हाफ टैलेंटेड भी लड़की होगी ना, वो भी एक 50 मार देगी 24 इनिंग्स में। ये इसका हाल है कि इससे एक 50 नहीं लग रही। आज जब पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत थी कि जनाब साहब था, और फिर बल्ले में भी बॉल आ रहा था इसके, ये नहीं है कि बल्ले पे आ रहा और विकेट थ्रो करके चला गया। तो मेन कल्प्रिट तो ये है। दूसरा कल्प्रिट जो है वो उस्मान खान को भी सोचना पड़ेगा कि भाई, मैं अगर यूएई की छोड़ के आया हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनाब साहब आपको जनाब हम कंसिस्टेंट बेसिस पे चांसेस देंगे। इसकी भी कुंडली में आपको दिखा देता हूँ। इसका जो सबसे अजीब और नमूना बात है वो ये है कि चैंपियंस कप हुआ, उसमें ये टॉप स्कोरर रहा। तो मतलब ये, और फिर ये इस इनिंग्स में भी अब आप ये देख लो ना, ये इसके T20 उस्मान खान की इनिंग्स का है। 9 आज खेला, फिर 5 इसमें इसको बारी मिली, इसमें 39 इसने जिम्बाब्वे के खिलाफ मारा। लेकिन रीसेंट पास्ट में इसकी ये 52 है। ठीक है, उससे पीछे इसकी कोई 50 नहीं है। सिर्फ ये एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 16 नवंबर को इसने 52 मारी है। ओवरऑल इसकी कोई 50 नहीं। लेकिन कहने का मकसद, साइम अयूब के ऊपर आप लोग कहते हो कि मैं क्यों क्रिटिसाइज करता हूँ कि एटलीस्ट एक 50 है, एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। लेकिन साइम अयूब की आप देखें वो भी नहीं है, वो भी किसी अच्छी टीम के खिलाफ कोई स्कोर नहीं है।
तो ये है। लेकिन फिर भी उस्मान खान की अगर बात की जाए तो यार आपको करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करोगे तो आपकी कोई जगह नहीं। और सबसे ज़्यादा बात जो की जाएगी वो बॉब्जी द किंग की जाएगी। घंटे का ही किंग है भाई। अजीब है कि तुझे दिखा खिलाई जा रहे हैं, खिलाई जा रहे हैं। तो मतलब अच्छा, लोग कहते हैं जी विराट कोहली को भी चांस दी गई, इंडिया चांस दी गई तो वो परफॉर्म कर गया, लेकिन भाई विराट कोहली ने मैचेस फिनिश किए हैं। बाबर आजम का मुझे तो ये लास्ट ओवर पे याद भी नहीं पड़ता कि भाई मैच फंसा हुआ हो, विकेटें गिरी हुई हो, एक हैंड इसने संभाला हो और ये मैच फिनिश करके आया जैसे विराट कोहली करता है। तो फिर हमें एक बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़ेगी कि बाबर आजम को कब तक चांस। ये बाबर आजम के स्टैट्स हैं जो आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। आज ये 0 पे आउट हुए, 41, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टच में आए लेकिन फिर भी 50 नहीं कर सके। 3-3, 32, 33, 13, 44, 36, 32, ये 75 आयरलैंड के खिलाफ, और वो भी 14 मई को। तो मतलब आप देख रहे हो कि कितना अरसा हो गया इसको इसको परफॉर्म, क्योंकि जिस कैलिबर का बाबर आजम प्लेयर है, हमारी एक्सपेक्टेशन भी बाबर आजम से फिर उस कैलिबर की, तो हम उससे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं कम रख सकते। लेकिन मेन कल्प्रिट जो है वो ये बंदा है मेरे हिसाब से, कि 24 इनिंग्स आपको मिल चुकी हैं और अभी तक आपने कोई मतलब इम्पैक्टफुल इनिंग्स अपनी टीम को नहीं दे सके। मतलब आपने कोई मैच 24, यार 24, मतलब ये तो मैं क्या, मेरे कजन्स में से किसी को भी अगर मैं मतलब कोई भी बंदा, अच्छा बंदा, जिस तरह एनसीए में ट्रेनिंग श्रेनिंग होती है, आम से मीडियोकर बंदे को भी ट्रेनिंग इस लेवल की दी जाए, उसको प्रैक्टिसेस करवाई जाए, उसके बल्ले या उसकी एफर्ट्स के ऊपर काम किया जाए और उसको कहा जाए कि भाई तू इंटरनेशनल में परफॉर्म करवा, तो 24 में से मैं लिख के देता हूँ कम से कम 3-4 इनिंग्स तो मेरा कोई कज़न या इनफैक्ट मैं भी कर दूँ। लेकिन पता नहीं यार ये इसको क्या बीमारी है कि जनाब, और मसला सिर्फ आप लोगों का भी है, आप लोगों का भी इस तरह मसला है कि आप इसकी एलिगेंट स्टाइलिश शॉट्स को लेके इतना आपने हाइप क्रिएट कर दिया जैसे पता नहीं कौन सा डॉन ब्रैडमैन आ गया या ब्रैन लारा आ गया। ये ब्रैन चार्ल्स लारा आपने भी से भी ऊपर चीज बना दी है, इतनी यार हाइप होती है यार एक ऐसे बंदे की जिसकी 24 मैचों में एक 50 नहीं है। आज मैं एक न्यूज चैनल पे एक एनालिस्ट बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ साइम अयूब को कप्तान बना T20। मैंने यूं सर पकड़ लिया, मैंने कहा भाई केड़ा कप्तान तुम बनाने लगे हो जिस बंदे की अपनी परफॉर्मेंस नहीं है, वो अपनी जगह प्लेइंग 11 में जस्टिफाई नहीं करता, तुम उसे कप्तान बनाने की बातें कर रहे। सिर्फ इसकी एलिगेंट या स्टाइलिश होने पे मत जाए मेरे भाइयों, प्लीज खुदा रहा है यार, साइम अयूब को छोड़ दो T20 से। इससे बेहतर है कोई यंगस्टर। आज तैयब तायर खेला, अब आप ये देखो अभी भी मैच चल रहा है, मैं आपको तैयब तायर का दिखाता हूँ। तैयब ताहिर आज खेला, ठीक है, 18 पे 18, एक छक्का एक चौका मारा, लेकिन वो पॉजिटिव के साथ एक इंटेंट नजर आया उसको कि जनाब वो लगा हुआ था, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, इंसान को यंगस्टर्स के अंदर एक स्पार्क नजर आता है कि हाँ यार वो कुछ करना चाह रहे। अगर फिर इसकी बजाय उमैर बिन यूसुफ भी होता ना साइम अयूब की बजाय, तो मुझे दुख ना हो कि यार एटलीस्ट हम अपने यंगस्टर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक ऐसे बंदे पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे जिसको हमने 24 दफा ट्राई किया और एक दफा भी उसने 50 नहीं मारी। तो ये सिचुएशन है। तो मैच का तो सिंपल ये है, बॉलिंग की अगर बात की जाए, शाहीन का रिदम आया वापस। जो हम कह रहे थे कि यार शाहीन की पेस मिसिंग है, शाहीन की पेस मिसिंग है, वो शाहीन की पेस आई, शाहीन ने विकेटें ली, लाइन लेंथ पे अच्छी बॉलिंग की। इब्रार अहमद ने मिस्ट्री स्पिनर था वो, साउथ अफ्रीका उसके साथ कंफ्यूज हुआ। हालांकि जो मैंने प्लेइंग 11 बनाई थी आप लोगों को सबको बताई थी कि रिजवान क्या प्लेइंग 11 खिलाएगा, उसमें एक ही इन्होंने चेंज किया है, वो क्या था कि आगा सलमान की जगह इब्रार अहमद इन्होंने खिलाया, जो कि सरप्राइज था और वही कार्ड उनका बेहतरीन चल गया। बाकी सारी प्लेइंग 11 मैंने आपको एक दिन तो पहले ही बता दी थी। तो एग्जैक्टली वही प्लेइंग 11 थी सिवाय इब्रार के, और इब्रार को इन्होंने खिलाया तो बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा। हारिस रऊफ को आज मार पड़ी है दबा के 10 रन के इकॉनमी के साथ, और एक विकेट भी नहीं ले सका। इस तरह की यार फास्ट पेस पिच के ऊपर अगर हारिस रऊफ विकेट नहीं ले सकेगा, तो मुझे नहीं पता कि हारिस रऊफ फिर टीम में क्या कर रहा है। क्योंकि बैटिंग तो जाहिर सी बात है वो उस पर हम कह नहीं सकते, अगर बॉलिंग में भी वो 10 रन की, मतलब ऐसी बॉलिंग फ्रेंडली जहाँ पे उनका साउथ अफ्रीका का 18 साल का बॉलर 150 प्लस की गेंद से करा रहा है, तो हारिस रऊफ के लिए तो ये पीस ऑफ केक होना चाहिए था। लेकिन हारिस रऊफ ने आज हमें डिसअपॉइंट किया।
एक दो मैचों में परफॉर्म करता है, फिर तीसरे चौथे मैच में जाके फैंटी खा लेता है। अब्बास अफरीदी हर मैच में ब्रिलियंट रहे। आप देखो कि शाहीन के बाद जो बेस्ट इकोनॉमी थी वो इसी बंदे की थी, और 2 विकेट्स भी उसने लेके दी। तो अब्बास अफरीदी वेल्डन। बाकी सुफियान मुकीम के लिए थोड़ा सा आपको एरर देना पड़ेगा, यंगस्टर है, उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, उसको आखिरी ओवर में भी स्कोर पड़ गया अच्छा खासा, 18+ स्कोर, 20 एक स्कोर पड़ गया, लेकिन आप अपने यंगस्टर पे इन्वेस्ट कर रहे हो। उसने पुराने मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी, आज एक मैच में बुरी परफॉर्मेंस होगी, कोई बात नहीं, आगे 3-4 मैचों में भी बुरी परफॉर्मेंस हो जाए कोई बात नहीं यार। हम जो चीज़ नज़र आ रही है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, उसको सपोर्ट करते हैं। ये नहीं है कि एक बंदा पूरा खेली जा रहा है, खेली जा रहा है, खेली जा रहा है, साइम अयूब की तरह के 24 मैच हो गए और फिर भी अन्नेवाह यार। उनको मैं कहूँगा कि अपने दिमागों का इलाज कराओ, कि जो इस तरह अन्नेवाह किसी को सपोर्ट करते। तो सुफियान मुकीम पे तो हम बात नहीं करेंगे। जहाँ तक बैटिंग की बात है, रिजवान की 50 हो गई है, अब वो अपनी 50 उसने कर ली है, लेकिन रिजवान के ऊपर इसलिए बात नहीं कर सकते क्योंकि वो कैप्टन है, फिर फील्ड प्लेसमेंट अच्छी करता है, फिर उसको मतलब गेम रीड इन अ सेंस ऑफ फील्डिंग में अच्छी करता है, बॉलर्स को यूटिलाइजेशन अच्छी है, ऑपोजिशन की वीकनेसेस रीड अच्छी करता है। लेकिन बैटिंग में हम सबको पता है बाबर और रिजवान का मसला है। आज इन्होंने ओपनिंग की कोशिश की, मैं इसके हक में हूँ क्योंकि इससे बेहतर हमारे पास ओपनिंग नहीं है, लेकिन इनको थोड़ा सा एटलीस्ट ये पूरी सीरीज दो बाबर और रिजवान को। मेरे हिसाब से ये पावर प्ले के अंदर जो इनके शॉट्स लगते हैं ना, वो लगना ज़रूरी है। अगर वो नहीं लगते ना तो ये एकदम बौखला जाते हैं, जिस तरह रिजवान और बाबर आज बौखला गए। बाबर तो बिल्कुल भी आउट ऑफ टच नज़र आ रहे हैं, उनका कोई समझ नहीं आ रही कि वो उनकी फॉर्म कैसे गेन की जाएगी। बाकी साइम पे मैंने बात की, उस्मान पे भी बात की कि उस्मान को भी जिम्मेदारी का देना पड़ेगा, वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं आपके इस टैलेंट का। तैयब ताहिर वॉज पॉजिटिव, फिर शाहीन अभी खड़ा हुआ है, फिर आगे इरफान खान न्याजी ने आना है, अब्बास अफरीदी ने आना है, लेकिन ये मैच कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि अब आप ये देख लो ना, 19 बॉलों पे 44 स्कोर चाहिए। मेरा नहीं ख्याल ये पाकिस्तान मैच जीत सकता है, क्योंकि ये आसान काम नहीं। हालांकि विकेट्स इन हैंड ज़रूर है, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल है, और पाकिस्तान ये मैच जो है ना हार जाएगा। और इसकी ज़िम्मेदारी जो है ना वो अपर बैट्समैन पे। इरफान खान न्याजी को आप ब्लेम नहीं दोगे अगर पाकिस्तान मैच हार जाता है कि क्यों नहीं हारे हो। अब्बास अफरीदी को नहीं आप ब्लेम कर सकते। बच्चे अगर ये फाइट करते हैं वेल एंड गुड, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जिम्मेदारी किसकी थी? बाबर की थी, साइम की थी, उस्मान की थी। तैयब ताहिर को हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। अब शाहीन पे भी बड़ा डिपेंड करता है कि अभी वो खड़ा हुआ है, 6 बॉलों पे उसने 9 स्कोर मारे, पॉजिटिव लग रहा है 150 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन मेन सारी कहानी रिजवान पे आती है कि रिजवान अगर अभी तक मैच फिनिश नहीं कर सकता ना, अब ये आउट हो जाए अगर मिसाल के तौर पे मैच फिनिश किए बगैर, तो फिर रिजवान की कैप्टनसी पे बहुत बड़ा डाउट है। तो ये सिचुएशन है मैच की, देखते हैं क्या बनता है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं अपना रिव्यू, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है मैच जिस पास से जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान हार जाएगा। यही सारी सिचुएशन नज़र आ रही है। और आपका कोई फीडबैक हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।